प्रोटोकॉल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, एक डेकोरम मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। जब हम ऐसे एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, देखिए बहुत जरूरी है एज अ टीचर ये समझना कि जब हम फॉर्मल प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, ये क्लासरूम भले ना हो लेकिन इसे हम एक डिसिप्लिन के साथ जुड़ना पसंद होना चाहिए। हमें सारे काम काज छोड़कर जब हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो हमें विद फुल डेकोरम, विद फुल डिसिप्लिन, विद फुल ऑनेस्टी हमें इससे जुड़ना है। इस टाइम कि बच्चा कुछ बोल रहा है, हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, वाइफ कुछ बोल रही है, बाकी मेंबर्स सदस्य कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ भूल जाना है। हमें ये एनवायरनमेंट तैयार करना है और ये हमें सीखना होगा, एज अ टीचर हमें सीखना होगा। अगर हम नहीं सीख पाते हैं तो ये सबके लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं लागू कर सकते हैं तो बच्चे तो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स और जल्दी विचलित होते हैं क्योंकि वो कंसर्न होते हैं कि पता नहीं मेरा बच्चा सीख रहा है, समझ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, पानी पीने जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, क्या कर रहा है, रेस्टलेस हो रहा नहीं। ये हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस है। उतना ही मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए, उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एज अ पेरेंट्स वो ज्यादा कंसर्न होते हैं कि बच्चा कैसे 1 घंटा बैठेगा। तो उसके लिए हमें एक बहुत आराम से बच्चों को भी समझाना होगा। हमारे घर में भी बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे जो अपने अपने घर से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, उन्हें भी समझाना होगा। तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी एज अ टीचर, एक जब आप बच्चों की क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उसके पहले एक पेरेंट्स का क्लासेस लीजिए। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाइए हर एक पेरेंट्स के साथ, जिसमें वन ऑफ द पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स जुड़ सकते हैं, माता पिता जुड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर माता पिता में से एक भी अगर जुड़े आपके साथ तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमारा क्लासरूम टीचिंग अभी इसी तरह का टीचिंग होगा जो कि ऑनलाइन टीचिंग है, और ये भी बहुत उम्दा हो सकता है, बहुत मजबूत हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। और उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वो वैसा ही होगा जैसा फिजिकल क्लासरूम टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन जैसा होता है। तो पहले आपको सिखाना होगा पेरेंट्स को, समझाना होगा पेरेंट्स को, तभी पेरेंट्स वो चीज को कन्वे कर सकते, चैनलाइज कर सकते अपने बच्चों के साथ। देखिए, हम बच्चों के साथ जब मिलते हैं तब हम सोचते हैं कि वो तैयार होकर बैठे हमारे सामने, लेकिन उनकी माइंडसेट उस तरह की नहीं होती है। ठीक है, उनकी माइंडसेट अगर उस तरह की नहीं है तो पेरेंट्स को भी कन्विंस करना बहुत जरूरी है। और जब आपके सामने बच्चे आते हैं, आपके स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पहले कन्विंस कीजिए, उनको पहले एक्सेप्ट कराइए कि कुछ समय तक, शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक हमें इसी लर्निंग प्रोसेस से गुजरना होगा। इस चीज को एक पॉजिटिव नोट के साथ हम एक्सेप्ट करें, तभी हमारे स्टूडेंट्स भी उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। और तब स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करेंगे तो बिलीव मी, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे काम बहुत आसान हो जाता है। और एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कुछ वेलनेस प्रोग्राम के बारे में उनके साथ डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शायद सिर्फ पढ़ाई की बात आप करोगे, सिर्फ पढ़ाई की बातें करने से बच्चे भी शायद दुखी हो जाएंगे या बोर हो जाएंगे, या वो भी एक मोनोटोनस हो जाएगा। तो जैसे हम लाइफ स्किल के बारे में, मैं ये क्यों बता रही हूँ, इसका पीछे ये मकसद है। देखिए, हमारे इंडियन कल्चर के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत नई चीज है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर के लिए वर्क फ्रॉम होम एक बहुत पुराना कल्चर है। वो उससे बहुत वाकिफ है, बहुत आसानी से वो काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम उनके लिए नई बात नहीं है वेस्टर्न कल्चर के लिए, लेकिन हमारे कल्चर के लिए बहुत नई चीज है, क्योंकि कोविड के वजह से हम लिमिटेड जगह से हम काम कर रहे हैं। तो ये चीज हमें एक्सेप्ट करने में मुश्किल जा रहा है, लेकिन एक बार हम अगर एक्सेप्ट कर लेते तो ये आसान हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा लाइफ स्किल्स के साथ जोड़िए। लाइफ स्किल्स का मतलब है कि कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए बच्चों को। बच्चे के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे के साथ जब आप जुड़ते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे, जैसे हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी तो है, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रहा है, तो हम समाज में रहते हुए हम समाज से दूर है।
तो उसका एक एग्जाम्पल ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने बोला गया है, ठीक है, लेकिन हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें सोसाइटी से ही जुड़ना है, सोसाइटी से ही जुड़कर काम करना है, और इस चीज को हमें समझना है और इसको हमें अपनाना भी है। तो एक वेलनेस प्रोग्राम के साथ, एक पॉजिटिव नोट के साथ, एक हैप्पी प्रोग्राम के साथ, वेलनेस प्रोग्राम में आप एज टीचर्स, हम एक टीचर्स के माध्यम से हम एक हैप्पी प्रोग्राम, मतलब आप क्लासरूम जब शुरू करते हैं, क्लास जब शुरू करते हैं, पहले के 5 मिनट आप थोड़ा सा हल्का फुल्का कार्यक्रम कराइए, जैसे कि मेडिटेशन कराइए, 5 मिनट उनको मेडिटेशन कराइए, या 5 मिनट उनको थोड़ा सा जंपिंग वर्क कीजिए, वहीं पे थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाए बच्चे, तो उनकी जो वो नींद में है या गुमसुम है या अकेले है या जो भी वातावरण में है वो एक्टिव हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम उनसे बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट करके, मोटिवेट करके फिर आप अपना क्लासरूम के जो भी पढ़ाई है वो शुरू कर सकते हैं। कुछ मेरा ये सुझाव होगा या मेरा ये एक प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोसेस कीजिए। प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोसेस मीन्स थोड़ा सा आप टास्क दीजिए उनको, बच्चों को थोड़ा सा टास्क दीजिए। टास्क मतलब किस तरह का टास्क आप दे सकते हो, किस तरह का काम आप दे सकते हो, किस तरह की एक्टिविटी आप दे सकते हो बच्चों को। जैसे कि एक पिक्चर ड्रॉ एक्टिविटी दे सकते हैं, जैसे हम साइकोलॉजिकल टर्म में हम कहते हैं ड्रॉ अ मैन टेस्ट। ये बच्चों की या किसी भी इंसान की हम आप भी कर सकते हैं। ड्रॉ अ मैन टेस्ट मतलब कोई भी इंसान का पिक्चर बनाइए, जैसे भी, परफेक्ट पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जितना आता जैसे आता आप ड्रॉ करिए, या एक फूल बनाइए, ठीक है, वो एक टास्क दीजिए, आप फूल बनाइए। सब बच्चे पेंसिल से, कलर से लेके बैठ जाएंगे, एक फूल बनाएंगे, अपनी अपनी क्रिएटिविटी, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा वो उत्फुल्ल हो जाएंगे, थोड़ा सा उन्हें खुशी महसूस होगी कि हाँ, पढ़ाई के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। तो हर दिन जब आप क्लासरूम सेशन स्टार्ट करते हो, उसके पहले आप 5 मिनट कुछ ऐसा काम उन्हें दीजिए जिससे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, स्ट्रेस में ना आए कि हमें पढ़ना है, हमें सुनना है, हमें समझना है, हमें एक जगह बैठना है। उनके लिए ये एक स्ट्रेसफुल काम नहीं होना चाहिए, तनाव मुक्त करना है, तनाव से उन्हें दूर करना है। तो जरूरी है कि एक बहुत पीसफुली, आराम से उनका सेशन शुरू करें, जिससे वो भी खुश होकर, वो एज अ टीचर हमें ये काम, ये जब हमें मौका मिला है, देखिए हम बहुत ब्लेस्ड है, हम बहुत खुशकिस्मत है। कितने कोविड के वजह से कितने लोगों की नौकरी चली गई है, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन खुदा ना खासा हमारे पास आज नौकरी भी है, हमारे पास काम है, हम सिखा सकते हैं, हमें पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसका पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास एक जिम्मेदारी दी गई है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है। उसके पहले हमें मानसिक रूप से इसकी तैयारी करनी है, तभी हम बच्चों को मानसिक रूप से, उनको भी मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये मत भूल जाइए कि कोविड के वजह से बहुत से लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, नौकरी खो चुकी है, उनके पास कामकाज नहीं है, उनके पास रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया नहीं है। लेकिन एज अ टीचर जब हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी जा रही है, सीखने का, सिखाने का, समझने का, समझाने का, तो पूरी तरह से हम जुट जाए, हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को मोटिवेट करें, तभी जाकर हम खुद अगर मोटिवेटेड होंगे तभी हम बच्चों को भी मोटिवेट कर पाएंगे। खुद हम उसके लिए तैयार होंगे तभी हम सामने वाला बच्चा जो हमारे साथ जुड़ता है उसकी भी हम मानसिकता को तैयार कर सकते हैं। उससे भी जरूरी बात है उनके पेरेंट्स की मानसिकता को हम बदल सकते हैं कि हाँ, इसको हम एक पॉजिटिव नोट के साथ ले सकते हैं। नॉनदलेस में इसमें ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जो मैं वेलनेस प्रोग्राम की बात कह रही थी कि हर सेशन, हर क्लास जब आप लेते हो, हर एक टीचर का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, तो 5 से 10 मिनट बच्चों को एक ऐसा टास्क दीजिए, रोज एक ऐसा क्लास, क्योंकि आप उन्हें फिजिकली नहीं देख पा रहे हो, आप वर्चुअली हम उनसे बातचीत कर रहे हैं,
वर्चुअल में क्या होता है, देखिए हम बड़े लोग भी हम कभी इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कहीं कुछ आके कोई बोल रहा है। तो वर्चुअल क्लास का एक डेकोरम बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है कि हमें 45 मिनट या 1 घंटा हमारे पास है, तो वो 1 घंटा हमें डेडिकेटेड होके, कमिटेड होके उस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, और उस प्लेटफॉर्म के लिए हमें खुद को उस समय सब चीजों से डिटैच होना है, तभी हम अपना 100% दे पाएंगे। हमें 100% देने की तैयारी रखनी चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दो। तो इसलिए 5 मिनट से 10 मिनट बच्चों से कोई एक्टिविटी कराए, बच्चों से ऐसा कुछ चीज, मेडिटेशन हो सके, ड्राइंग हो सके, कुछ बोलने का रेसिटेशन हो सके, कुछ पढ़ने के लिए बोलिए उनको, जो उनको पसंद हो। ऐसा कोई एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोलिए, एक पोएम बोलने के लिए बोलिए, जो भी वो बोलना चाहते हैं, जो भी वो बताना चाहते हैं, उनको एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बच्चे को जो वो बोलना चाहे, जो वो करना चाहे, एक टास्क दे दीजिए। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में मुझे आप सबसे एक ड्राइंग करानी है, तो ड्राइंग पेंसिल पेपर लेकर आप बैठे, आपसे एक पोएम बुलवानी है तो वो पोएम सीख कर आए, एक स्टोरी बतानी है तो वो एक 5 मिनट का स्टोरी आप सीख कर आए। ठीक है, तो इस तरह से करने से आपका काम हल्का हो जाएगा। एक 5 मिनट उनको भी एक आपके साथ रैपो डेवलप करने का मौका मिल जाएगा, और आप उनसे बेहतर रूप से जुड़ सकते हैं। तो ये आप करके देखिए, मैंने ये किया है कोशिश, और ये बहुत फायदेमंद होता है दोनों के लिए, हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी। और एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, समझाना चाहूंगी कि जिस भाषा में भी आप लोग बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, जिस भाषा में भी आप बोलते हो, तो कोशिश कीजिए जब बच्चा आपसे जुड़ता है क्लासरूम में, उस वक्त वो सब्जेक्ट के अलावा किसी और चीज के बारे में, जैसे पानी पीने ना जाए, इधर उधर ना भटक जाए, तो वो फोकस रखना उसको जरूरी है। और वो फोकस रखना एज अ टीचर वो हमारा कर्तव्य बनता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये जानना, ये समझना, और वो इससे भी जरूरी बात होती है कि हर एक व्यक्ति को स्ट्रेस, तनाव से मुक्त होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम घर के एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत कुछ चीजें हमारे इर्द गिर्द होता है, तो वो इर्द गिर्द से हमें डिटैच होता है। लाइफ जो जिंदगी है ये अनप्रेडिक्टेबल है, हमें नहीं पता नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा। तो ये मेरे लिए गुजारिश होगी कि आज में जीना सीखिए। आज जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितना भी आपको मौका मिलता है, जितना भी आपको खुद को हौसला अफजाई करने का मौका मिल रहा है, आप खुद सीखिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए। दूसरों को सिखाना है तो खुद को उसके बारे में 100% नॉलेज लेकर आगे बढ़ना होगा। वो कॉन्फिडेंस खुद में आनी चाहिए। जब तक हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहे, तब तक हम दूसरों को कॉन्फिडेंस में नहीं रख सकते। इसमें हमें और एक चीज समझाना चाहूंगी, जो कि जरूरी होता है हर व्यक्ति को समझना जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पता नहीं आप लोगों ने जोहरी विंडो के बारे में सुना है कि नहीं। जोहरी विंडो ये बहुत जरूरी है समझना। जब हम इंसान से जुड़ते हैं, हम अभी भी इंसान, हम सब इंसान हैं, हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम बच्चों से जुड़ते हैं, बच्चों के माता पिता से जुड़ते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जोहरी विंडो के माध्यम से, जोहरी विंडो एक टेक्निक है, एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। ये नाम आया तो साइकोलॉजिस्ट थे, तो मनोवैज्ञानिक थे। जोसेफ का जो हमने लिया, हैरी का हैरी हमने लिया, बन गया जोहरी। ये थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में इस्तेमाल कर रही हूँ। जोहरी विंडो एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, ये आप अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, इसलिए मैं इसके बारे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसका 4 डिवीजन है, मतलब हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का 4 हिस्सा है। हमारा व्यक्तित्व 4 हिस्सों में बटा हुआ है। हमारा व्यक्तित्व 4 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है ओपन सेल्फ, जिसे हम कहते हैं। ओपन सेल्फ मतलब हम अपने आप को कितना जानते हैं और दूसरे हमारे बारे में कितना जानते हैं। मैं अपने बारे में कितना जानती हूँ और आप मेरे बारे में कितना जानते हैं।
ये जानना बहुत जरूरी होता है हर एक व्यक्ति। अगर मैं अपने बारे में 100% जानती हूँ और आपको जो परिचय दिया गया है मेरे बारे में, तो आपने भी कुछ अनुभव किया होगा, कुछ अनुमान लगाया होगा कि हाँ मैडम ये फील्ड से जुड़ी हुई है, ये काम करती है, इनका स्पेशलाइजेशन ये है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो जौहरी विंडो हमें ये सिखाता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को खुद से जोड़ना, खुद को खुद से जोड़ना, खुद को खुद के बारे में समझना, खुद को खुद से समझाना। अगर हम खुद के बारे में समझते हैं तभी हम समझा पाएंगे। हम दूसरे की जिंदगी से इतना जुड़े हुए रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं कि शायद हम वक्त ही नहीं दे पाते हैं खुद की तरफ देखने के लिए, झांकने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना। तो जौहरी विंडो का पहला अस्तित्व, हर एक व्यक्ति का पहला अस्तित्व के तो 4 अंश होते हैं। पहला अंश होता है ओपन सेल्फ, मैं अपने बारे में कितना जानता हूँ और दूसरे मेरे बारे में कितना जानते हैं। मैं अपने बारे में जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, वो एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। कितना जानता हूँ, सोच कर देखिए, खुद के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्या मैं अपने आप को बहुत अच्छे से समझता हूँ? फिर मैं परेशान क्यों हो जाता हूँ, मैं तनाव में क्यों आ जाता हूँ, मुझे छोटी छोटी बातें क्यों तकलीफ देती है? बारे में सोचिए। अगर नहीं सोचा है तो जानने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी बातें मुझे परेशान क्यों करती है, मैं क्यों उलझ जाता हूँ, मुझे अभी कुछ सीखना है तो मैं इसके लिए क्यों डगमगा जाता हूँ, क्यों परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं ओपन सेल्फ। सेकंड होता है ब्लाइंड सेल्फ, मतलब अपने आंखों पे पर्दा लगाना, अपने आंखों में पट्टी लगाना। ब्लाइंड सेल्फ, कई बातें ऐसी होती है कि मैं अपने बारे में नहीं जानता लेकिन दूसरे मेरे बारे में जानते हैं। उसका उदाहरण देती हूँ, हमारे घर के सदस्य, हमारे बहुत बड़े क्रिटिक्स होते हैं, वो हमारे त्रुटियों को भी सामने लाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि ये गलतियां आप कर रहे हो। ये टेक्निक आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी अपना सकते हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जिक्र कर रही हूँ। तो ब्लाइंड सेल्फ ये होता है कि आप अपने बारे में नहीं जानते हो लेकिन आप दूसरे आपके बारे में जानते हैं, आप दूसरे आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, आपके परेशानी का कारण भी बताते हैं कि आप परेशान हो तो क्यों हो। आपको नहीं पता होता आप परेशान क्यों हो, लेकिन आपके शायद मित्र है, आपके घर के माता पिता है या आपके लाइफ पार्टनर है, वो आपको बताते हैं कि आप परेशान हो तो इस वजह से परेशान हो सकते हो। सोच कर देखिए, इसे ब्लाइंड सेल्फ कहते हैं। हिडन सेल्फ वो होता है, तीसरा व्यक्तित्व का अंश है हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ मतलब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कई चीजें होती है, बचपन से लेके आज तक कई हादसे हुए होंगे, कई तकलीफों का हमने एक्सपीरियंस किया होगा, वो तकलीफों को हम अपने अनकॉन्शियस सेल्फ में छुपा कर रखते हैं, हम बताना नहीं चाहते हैं, हम शेयर करना नहीं चाहते हैं। क्यों हम शेयर करना नहीं चाहते? क्योंकि वो बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफदायक है। किसी ने हमें कुछ इंसल्ट किया है, किसी ने हमें कुछ गलत बोला है, बचपन से लेके आज तक की हमारी जो पर्सनालिटी बनी है, हमारी जो व्यक्तित्व बनी है, वो इसी वजह से बनी है कि हमने कई चीजों को छुपा के रखा है, कई चीजों को सामने आने नहीं दिया, लाने नहीं दिया। ठीक है, तो वो हिडन सेल्फ को हम ऊपर आने नहीं देते हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ मनोवैज्ञानिक, हम वो हिडन सेल्फ को बाहर लाते हैं। जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब आप बच्चे आपके सामने आते हैं, कई बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कई बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं, कई बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, कई बच्चे समझना नहीं चाहते हैं, तब आप क्या करोगे? वर्चुअली आप क्या करोगे? सामने रहेगा बच्चा तो आप उसको पूछोगे, आप बताओगे, आप उसको समझाने की कोशिश करोगे, आप उसको बाजू में बिठाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए फिजिकल लिमिटेशंस है, आप वर्चुअल वर्ल्ड में आप इंटरैक्ट कर रहे हो, एक प्लेटफॉर्म के जरिए आप इंटरैक्ट करो जहाँ पे वो बच्चे को आप सिर्फ आवाज के माध्यम से समझा पाओगे, लेकिन किस तरह से उससे जुड़ पाओगे? कैसे जुड़ोगे? अगर बच्चा रो रहा है, पढ़ना नहीं चाहता है, क्लासरूम अटेंड नहीं करना चाहता है, आपके लेक्चर सुनना नहीं चाहता है, उस क्लास का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप क्या करो? आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों के साथ
रैपो, बच्चे हो स्टूडेंट, किसी भी उम्र का बच्चा आपके सामने जब स्टूडेंट बन के आता है, कोशिश कीजिए कि आप उसके दिल को छू सके, कोशिश कीजिए आप उनके दिमाग को समझ सके, कोशिश कीजिए आप उनकी भाषा में उन्हें समझा सके। एज अ टीचर अगर हम अपनी भाषा में उन्हें बताएं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, आपको उनकी भाषा का इस्तेमाल करना होगा, उनकी समझ को, पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज, एक अंग्रेजी कहावत है। जब तक हम उनको उनकी भाषा में, उनको उनके लफ्जों में, उनको अच्छी तरह से नहीं समझा पाएंगे, तब तक हमें उनसे जुड़ना मुश्किल है। वो एक टीचर ही बन के रह जाएगा और बच्चा एक स्टूडेंट ही बन के रह जाएगा। तो टीचर को स्टूडेंट को समझने के लिए स्टूडेंट के जैसे बनना पड़ेगा, तभी वो वर्चुअल वर्ल्ड में हम कनेक्ट हो पाएंगे। फिजिकल वर्ल्ड एक बहुत अलग, क्लासरूम टीचिंग अलग होता है और वर्चुअल टीचिंग बहुत अलग होता है। हर दिन आप लोग क्लासरूम में अगर जाना चाहोगे, स्टूडेंट से जुड़ना चाहोगे, वर्चुअल वर्ल्ड से उन्हें समझाना चाहोगे, बहुत मुश्किल होगा अगर आप उनके दिल और दिमाग को नहीं जीत पाओगे। इसलिए मेरे लिए ये गुजारिश है कि आप उनको पहले 5 मिनट कंफर्टेबल होने का मौका दीजिए, उन्हें अपने तरीके से जुड़ने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैंने आपसे कहा, एक सजेशंस दिए कि आप उनको एक पहले से एक टास्क दीजिए। जैसे आज आप पहली दफा उनसे मिल रहे हो, कल के क्लास के लिए उनको एक टास्क दीजिए। आप अपने कलर पेंसिल्स, एक पेपर लेके बैठिए और आपको एक ड्राइंग करनी है। जो भी ड्राइंग आपको ठीक लगता है आप कीजिए। एक पेड़ बनाइए, एक पक्षी बनाइए, एक नेचर से जुड़िए, जो भी आप एक टास्क कीजिए, उससे वो खुशी से आप जुड़ने आपसे जुड़ेगा, आपके सब्जेक्ट से जुड़ेगा, आपके वर्चुअल क्लास से जुड़ेगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जिससे हम साइकोलॉजिकली एक इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत जरूरी है सामने से अगर किसी को जोड़ना है तो इमोशनली कनेक्ट करना, इमोशनली कनेक्ट होना, और ये हम उनसे इसी माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ना बहुत जरूरी होता है कि आप उनकी जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसको लाइफ स्किल से जोड़ सके, उदाहरण के माध्यम से। कि आज आप जो टॉपिक ले रहे हो उसको उदाहरण दीजिए कि मैं जब बचपन में मैं इस टॉपिक को इस तरह की किस तरह से मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ता था। थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, थोड़ा सा उसको हैपनिंग बनाइए, उनको बच्चे तक उनके समझ में आने लायक बनाइए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक कंसंट्रेशन होना, फोकस रहना, एकजुट होकर, अगर जितने भी बच्चे हैं आपके क्लास में, जितने भी बच्चे से आप जुड़ते हो, अगर कोई टास्क आप दे रहे हो, कुछ टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, कुछ समझा रहे हो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो सबसे जरूरी बात होती है कि हमें उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए एक क्लासरूम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन कि इतने बजे हमें लॉग इन करना है तो इतने बजे लॉग इन होना है, 5 मिनट बाद भी नहीं और 15 मिनट बाद भी नहीं। तो एक फिक्स टाइम हो, एज अ टीचर अगर हम फिक्स टाइम, करेक्ट टाइम पे हम लॉग इन करते हैं और करेक्ट टाइम पे हम लॉग आउट करते हैं, तो वो आदत पड़ जाएगी बच्चों के लिए भी कि इस टाइम पे हमें लॉग इन करना ही है। अनटिल एंड अनलेस कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम ना आए, लाइट चली गई या कुछ और हो गया, तो फिर वो हमारे हालात, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये एक क्लासरूम मैनेजमेंट जैसे हम करते हैं फिजिकल क्लासरूम में, वर्चुअल क्लासरूम में भी वैसे करने की कोशिश कीजिए। डिसिप्लिन, डेकोरम होना जरूरी है वर्चुअल क्लासरूम में भी। और एक चीज आप थोड़ा सा नोट कर सकते हैं कि एज अ टीचर, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग में रोज ले रही हूँ, वर्चुअल ले रही हूँ, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से ले रही हूँ। बहुत से बच्चे इमोशनली बहक जाते हैं, इमोशनली कनेक्ट या जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, जुड़ना चाहते नहीं है। लेकिन एज अ टीचर हमारा फर्ज बनता है कि हमें अगर पढ़ाना है तो उनको इमोशनली एक प्लेटफॉर्म में से जोड़ना, कुछ समय तक, आधे घंटे,
45 मिनट 40 मिनट जो भी आपका क्लासरूम लेक्चर टाइम है, उनको जोड़ के रखना, उनको एक साथ जुड़े हुए रखना बहुत जरूरी है, फोकस रखना जरूरी है। तो ये आप एक सिंपल तरीका में बताती हूँ कि एक इनोवेटिव अप्रोच होता है। एक इनोवेटिव अप्रोच मतलब कुछ आप एज अ टीचर हमें होमवर्क करना होगा, हमें कई चीजों पे होमवर्क करना होगा, जैसे परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन। एक बच्चा शायद अगर 40 मिनट 45 मिनट कंप्यूटर की तरफ देख रहा है, तो शायद वो और उसके नेक्स्ट दूसरा क्लास भी है, मतलब शायद वो 5 घंटा ऐसा एट अ स्ट्रेच वो बैठ रहा है कंप्यूटर के सामने, तो वो थक जाएगा। तो थोड़ा सा आंखों के एक्सरसाइज एज अ टीचर भी आप उनसे करवा सकते हो, थोड़ा सा आप फिजिकल एक्सरसाइज भी उनसे करवा सकते हो, आंखों का एक्सरसाइज कराइए, हाथ पैर स्ट्रेच कराइए। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, मेमोरी टेस्ट कराइए, मेमोरी टेस्ट बहुत जरूरी होता है, कुछ मेमोरी टास्क दीजिए उनको। तो मेमोरी टास्क, मेमोरी टेस्ट या किसी तरह के एक्टिविटीज के माध्यम से, जैसे मैंने ड्राइंग कहा, पेंटिंग का, स्टोरी राइटिंग कहा, कविताएं बोलना कहा, तो हर एक एक्टिविटी से आप उनके दिल और दिमाग को पहले काबू में कर सकते हो और फिर आप क्लासरूम लेक्चर शुरू कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके आप उनसे एक पॉजिटिव नोट के साथ जोड़ सको और उनकी तकलीफों को भी 5 मिनट सुनने की कोशिश कीजिए। जब आप वाइंड अप करते हो, जब हमारा क्लासरूम लेक्चर या सेशन खत्म होने को आता है, 5 मिनट से 15 मिनट आप उस सेशन के लिए दीजिए जहां पे आप बोल रहे हो, तो उनको बोलने का मौका दीजिए। जैसे उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, एक पर्सनल लेवल पे, एक क्लासरूम लेवल पे, एक टीचिंग लेवल पे, एक समझाने के लेवल पे, एक समझने के लेवल पे, अगर उन्हें कोई दिक्कतें आ रही है, तो वो दिक्कतों को कैसे वो आपके साथ शेयर कर सके। देखिए, एज अ साइकोलॉजिस्ट लोग मेरे पास शेयरिंग करते हैं, लेकिन हर एक टीचर का यह फर्ज बनता है, जब हम बच्चों से जुड़ते हैं या बच्चों को जोड़ते हैं सब्जेक्ट के माध्यम से, तो कई प्रॉब्लम्स जैसे हमें आती है, वैसे कई प्रॉब्लम्स उन्हें भी आती है। तो उन्हें भी मौका दीजिए सुनने का, उन्हें भी मौका दीजिए समझने का, उन्हें भी मौका दीजिए बोलने का। तो जब वो बोलेंगे तो वो एक उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, हमारे टीचर हमसे जुड़ना पसंद कर रहे हैं, हमारे बारे में हमारी बातों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि टीचर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है टू बी अ गुड लिसनर। ये एक स्किल है। एज अ काउंसलर, एज अ साइकोलॉजिस्ट, मेरा ये काम होता है, मेरा यह मकसद होता है कि आई शुड बी अ गुड लिसनर। सुनने की जो प्रक्रिया होती है, समझने की जो प्रक्रिया होती है, एज अ टीचर हमें ये सुनना और समझना हमारा फर्ज बनता है। तो स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तभी वो एक्सप्रेसिव होंगे। नहीं तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समझना, सुनना, जानना, तभी वो ओपन अप होंगे। नहीं तो आप अपना फर्ज करें कि आप पढ़ा के तो चले जाएंगे, लेकिन कितना समझ में आ रहा, कितना वो समझ पा रहे, कितना वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, इस वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ना चाह रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता है। तो अगर आपको उनसे एक वेलनेस प्रोग्राम के माध्यम से एक हैप्पी क्लासरूम का माहौल बनाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात है कि आप उनको मौका दीजिए एक्सप्रेस करने का। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी हर एक टीचर्स के लिए कि प्लीज उनको एक्सप्रेशन हर दिन, हर क्लासरूम के आधे लास्ट सेशन के 15 मिनट, अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है, आप एज अ काउंसलर उनसे बात कीजिए, आप एज अ हीलर बात कीजिए, क्योंकि हर एक टीचर से वो जितना जुड़ता है, शायद वो अपने पेरेंट्स से भी जुड़ नहीं पाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि टीचर्स से जितना बच्चा जुड़ता है, वो उतनी शेयरिंग तो वो अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं करता है। और टीचर्स जितना बच्चों को समझ पाते हैं, जितना जान पाते हैं, पेरेंट्स उतना समय नहीं देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक्सप्रेशन
बोलने दीजिए, बताने दीजिए, समझाने दीजिए। ये चीज अगर आप करें ना तो आप देखिए आपका काम बहुत आसान हो सकेगा, क्योंकि बच्चे आपसे जुड़ जाएंगे, और अगर आपसे जुड़ेंगे तो आपके सब्जेक्ट भी वो इंटरेस्टिंग वे में वो आपसे पढ़ाई करना चाहेंगे। अगर कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है होते हैं तो वो चीज वो सब्जेक्ट से उन्हें लगाव भी है, लेकिन वो टीचर की वजह से वो सबसे सब्जेक्ट से वो दूर चले जाते हैं। तो ये चीज कोशिश कीजिए कि अगर उनको सब्जेक्ट से जोड़ता है तो खुद से जोड़िए, तभी बच्चा सब्जेक्ट से भी जुड़ जाता है। अगर सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या टेक्नोलॉजी है, बच्चा बहुत मैथ्स है, किसी बच्चों के लिए अगर ये सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो पहले बच्चों को राहों में लीजिए, कंफर्ट जोन में लीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। जब वो मोटिवेट होगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, वो सब्जेक्ट उसके लिए आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में एज अ टीचर मैंने इम्प्लीमेंट किया है, एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को भी पढ़ाया है। और कई तरह के लोग मेरे पास आते, छोटे बच्चे भी आते हैं, एडोलेसेंट भी आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, पोस्ट रिटायर्ड इंसान भी आता है एंजाइटी के वजह से। तो हर उम्र के लोग मुझसे जुड़ते हैं अपने परेशानियों के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि शायद हर प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, मैं एक मनोवैज्ञानिक जरूर हूँ। लोग मेरे पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर प्रॉब्लम का एक सलूशन दूं। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, भगवान अगर ईश्वर कोई भी प्रॉब्लम्स देता है ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन भी देता है। ऊपर वाला प्रॉब्लम देता है तो सलूशन के साथ भेजता है, लेकिन हम प्रॉब्लम में इतने ज्यादा उलझ जाते हैं कि हमें सलूशन दिखाई नहीं देता है। तो प्रॉब्लम्स अगर किसी की भी जिंदगी में किसी भी तरह से, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, ये तीन बड़े बड़े हिस्से हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हमारा पर्सनल लाइफ, हम लॉकडाउन में हम वर्चुअल लर्निंग कर रहे हैं, वर्चुअल टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन हम परिवार के साथ है, लेकिन हम एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। हमें सोसाइटी से भी जुड़ना पड़ेगा। तो इस चीजों के लिए हमें पहले हमारी मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी कि हमारी पर्सनल लाइफ कैसी है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसा है, हमारा सोशल लाइफ कैसा होना चाहिए। तो अगर हमारे पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम्स दिक्कतें आ रही है, तो वो दिक्कतें, ट्रस्ट में, वो प्रॉब्लम के साथ ही सलूशन भी है। प्रॉब्लम्स में इतना मत उलझ जाइए कि आपको सलूशन ही नहीं दिखाई दे या सलूशन को आप नजरअंदाज कर दो। तो हर प्रॉब्लम के साथ, वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ, जैसे प्रोफेशनल लाइफ में हमें अभी टेक्नोलॉजी से जुड़ना है, ये हमारे लिए एक नया प्लेटफॉर्म है, हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें रोज इसके साथ ही जुड़ के रहना है। शायद और आगे के कुछ महीने हमें इसके साथ ही पढ़ाना होगा। तो हमें इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना है। तो ये प्रॉब्लम के साथ ये हम अपने नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, हम हमारी लिमिटेशंस को समझ पा रहे हैं, और हम अपने लिमिटेशंस के साथ हम अपने वीकनेसेस को हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने कभी नहीं किया वो भी हम कर ले। टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ पॉजिटिव नोट। अगर हमारे लिए ये चैलेंज है, हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तो ये हमारे लिए एक सेटिस्फैक्शन होगा कि इतने मुश्किल वक्त में भी हमने कर गुजारा है, हम बच्चों तक पहुंच सके हैं, हमने बच्चों का समय जाया नहीं होने दिया, हमने जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा टेन्योर है, उसमें हम उसको कोप अप कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लिए भी बहुत बड़ा सीखने का जरिया है, समझने का जरिया है। सो आई गेस इसके साथ आप सबका डाइट का मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का मौका दिया है, समझाने का मौका दिया है, आप लोगों को समझने का मौका दिया है, आप जैसे अव्वल टीचर्स के साथ जुड़ने का मौका दिया है। आई एम रियली थैंकफुल। और
सल्यूट करती हूँ आप सबको कि आप लोग अपना काम बहुत बखूबी से कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने अपने इतने सारे इश्यूज को लेते हुए हम सब अपने अपने प्रोफेशन को भी संभाल रहे हैं। Last but not the least, thank you all of your teachers, because teachers का बहुत बड़ा responsibility होता है। Teachers के तरफ सब लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि salute to all the teachers of today's generation की अगर हम सलामत रहेंगे, हम खुश रहेंगे, तभी हम खुशियाँ बांट सकेंगे। अगर हम खुशियों के साथ एक क्लासरूम में जाते हैं, बच्चों के सामने आते हैं, तब शायद बच्चे भी खुश होकर उस क्लासरूम को एंजॉय कर सकेंगे। With this, I guess I come to the end of the session. Thank you so much. Thank you all of you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. What a marvelous psychological class, I must say. मैंने मैम अपनी B.Ed और M.Ed की क्लास में भी शायद इतने ध्यान से नहीं सुना होगा। मार्वलस, वाकई मैम बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स थे। आपने जो कुछ हमें बताया साइकोलॉजी के बारे में, बच्चों के बारे में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, और मैम आपने स्पोर्ट्स से हमें मिलाया और कई अच्छी बातें बताई। जोहरी विंडो के बारे में आपने हमें बताया। सो नाइस मैम। एंड नाउ आई मस्ट रिक्वेस्ट माय डाइट प्रिंसिपल मैम, say something for her. Say vote of thanks for ma'am. Please, diet principal ma'am, I request you to come. Hello. Hello. Yes ma'am. आवाज आ रही? Yes ma'am. Yes ma'am. Good afternoon ma'am. मैं मैडम का, शर्मिष्ठा मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे हाथरस जनपद के शिक्षकों को बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से अपनी बात समझाई, क्योंकि शिक्षक भविष्य का निर्माता है और उसको कक्षा में पढ़ाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, साइकोलॉजी का, बच्चों की साइकोलॉजी का ध्यान रखना चाहिए और कि कैसे है उनके बच्चों के पढ़ने की इच्छा किस तरह से जागृत आप कर सकते हैं। और उनको जब तक आप स्वयं बच्चे बन के नहीं समझेंगे कि उन बातों को, हम जब बच्चे थे तब क्या हुआ ये हमें याद नहीं है इतना, लेकिन आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा और उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों को मैं ये जब भी इन टीचर से मिलती हूँ यही बात करती हूँ कि हमें बेसिक के टीचर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है और उनको, क्योंकि हम शून्य से पढ़ाते हैं, उनको कुछ नहीं आता है। बड़े बच्चों को पढ़ाना आपको आसान होता है क्योंकि वो जानते हैं, समझते हैं, उनकी बुद्धि विकसित हो रही है और होती जाती है। जैसे जैसे उनकी आयु में वृद्धि होती जाती है, उनकी बुद्धि भी विकसित होती जाती है। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, आप इन्हें शून्य से पढ़ाते हैं, उनको क ख ग लिखना सिखाते हैं, 1 2 3 सिखाते हैं, सब कुछ आप सिखाते हैं। यानी आपका कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और आपको बच्चे की तरह से, आप अपने घरों में भी ये देखते होंगे, छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं, अपने स्वयं के जो बच्चे होते हैं या अपने घर में जो भी बच्चे होते हैं, उनको किस तरह से लेके आप पेशेंस के साथ और पूरी तन्मयता के साथ है ना कि खेल खेल में सिखाते हैं, उसी तरह से आपको स्कूल में भी सिखाना है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको अपना संदेश दिया कि किस तरह से कि आप अपनी कार्य क्षमता में भी किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं और आप किस तरह से कार्य करके किस तरह बच्चों को समझा के और बच्चों का ना कि अपना मतलब शिक्षक का क्या, ये सब आप अच्छे तरीके से। हालांकि बीच बीच में मैं अपना थोड़ा सा काम करने रही थी तो ना बीच बीच में डिस्टर्ब होती रही, लेकिन फिर भी जितना मैंने सुना मैं आपसे बहुत प्रभावित हुई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने हमें अपने आशीर्वचन से पूरे हाथरस डिस्ट्रिक्ट के सभी शिक्षकों को इस तरह से बताया कि कैसे हम इस मनोयोग से पढ़ाएं और अपने मनोदशा को कैसे बदलें।
और किस तरह से हम अपने बच्चों को ट्रीट करें। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्लेटफॉर्म कोविड-19 की वजह से क्रिएट हुआ है और नीलम दिनकर मैम की वजह से आप हमारे साथ जुड़ी, तो मैं विशेष रूप से आभारी हूँ मैम का कि हमें आप जैसी शख्सियत के साथ मिलने का, रूबरू होने का अवसर मिला। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह का संयोग हमें मिलता रहेगा, बनता रहेगा और हम फिर किसी विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे, आपके साथ मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। थैंक यू मैम, थैंक यू अगेन मैम। थैंक यू। थैंक यू फॉर योर वर्क। इनवाइट करूंगा रत्ना